हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, या आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इन वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चूंकि आप लोग रोज देख ही रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 9 का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 से लेकर के 1947 तक, तो 1870 से 1947 तक, यानी आज़ादी तक क्या हुआ, क्या क्या होता रहा, कौन सी पार्टियां आई गई, अंग्रेजों ने कौन कौन से नए नए नियम लागू किए, इन सभी चीज़ों का, यानी भारत की स्वतंत्रता का जो संघर्ष है वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक खास टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है उभरता हुआ राष्ट्र। उभरता हुआ राष्ट्र मतलब अब हमारे देश के लोगों ने एक राष्ट्र की कल्पना कर ली। हम विचार कर रहे थे कि अब हमें एक देश बनाना है, हमें नेशन बिल्डिंग का काम करना है। हम ऐसे ही अंग्रेजों को, हम लोग अंग्रेजों को जहाँ से देश जाने के लिए कहेंगे, अंग्रेज भारत देश छोड़ेंगे, तो हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना, हम बंटने नहीं चाहिए। पता चला कि आज़ादी के बाद भारत जो है कई सारे टुकड़ों में बंट गया, लेकिन हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना है। बस वही उभरती हुई जो विचार है, विचारधारा है, उसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये उभरता हुआ राष्ट्र कहाँ से शुरू हुआ? ये 20वीं सदी की घटना है। जब हम लोगों ने 20वीं सदी में प्रवेश किया तो बहुत सारे भारत के जो सुधारक लोग थे, जो भारत के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन लोगों ने बहुत सारे विचार दिए और धीरे धीरे हमने अंग्रेजों से उनके गुर सीखना शुरू किए। हमारी कांग्रेस का बड़ा एक अच्छा व्यू था। उनका ये व्यू था कि भाई अंग्रेज लोग कुछ हो ना हो, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन करना जानते हैं, देश कैसे चलाना है ये इनको अच्छी तरह से पता है, तो क्यों ना हम भी इनके साथ मिल जाए और इनसे सीख ले कि देश कैसे चलाते हैं, ताकि जब देश आज़ाद हो तब हम इसकी कमान संभाल ले और आसानी से देश की सिस्टम जो है ये हम लोग संभाल ले, ताकि देश हमारा आगे जा कर के एक समृद्ध देश बन जाए। ये बहुत अच्छी सोच थी। इसी सोच को हम लोग उभरता हुआ राष्ट्र भी कहते हैं। तो देख ले, पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है। पहले 20 सालों में, पहले 20 साल मतलब जब कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में बनी थी। प्रथम 20 साल यानी 1885 से लेकर के 1905 तक की बात कर रहा हूँ मैं। पहले 20 साल में कांग्रेस एक मध्यम मार्गी पार्टी थी। मतलब ना तो ये बिल्कुल आज़ादी की बात करती थी, है ना, और ना बिल्कुल गुलामी की बात करती थी। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें देश आज़ाद कराना है, तो कांग्रेस की सोच शुरुआत में डोमिनियन स्टेटस की हो रही थी। मतलब वो नहीं चाह रही थी कि भाई फुली इंडिपेंडेंट की बात नहीं हो रही थी, और ना ही पूरा गुलाम की बात हो रही थी। हम लोग बीच का रास्ता सोच रहे कि थोड़ा सा हमको ऐसा मिल जाए, अंग्रेजों से थोड़ी छूट मिल जाए, ऐसी उनकी मांग थी। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों का कुछ जगह दी जाए। ये जो विधान परिषद होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस समय भी, आज तो होती ही है राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन उस समय भी अंग्रेजों के टाइम पे भी उन्होंने विधान परिषद बनाई थी अलग अलग प्रांतों में। तो उन्होंने बोला कि विधान परिषदों में भी भारतीयों को जगह मिलनी चाहिए, हम भी तो सीखें कि कैसे आप चलाते हो देश। परिषदों को ज़्यादा अधिक अधिकार दिए जाए। इन विधान परिषदों को जो अधिकार अभी देके रखे हैं जो वायसराय थे इंडिया के, उनको और देने चाहिए, ये इनकी मांग थी। जिनमें परिषदें नहीं है उनका गठन भी किया जाए। मतलब जिन प्रांतों में परिषद अभी नहीं बनी है तो उन प्रांतों में भी परिषद बनाई जाए, ताकि हमें प्रांतों का गवर्नेंस समझ में आए और भारतीय लोग धीरे धीरे इंटर करने लग जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि धीरे धीरे सारा काम होगा। अब इंटर कैसे करेंगे ये परिषदों में? ये लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी लेते थे, हालांकि पॉलिटिकल लोगों के लिए यहाँ पर कुछ हद तक चुनाव भी होते थे। तो उन्होंने बोला कि इंडियंस लोगों को अधिकार देना चाहिए और सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। अभी तक क्या था कि भारतीय जो भी लोग, कुछ छोटपुट लोग थे, वो सब निचले पदों पर थे। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग ऊपरी पद पर आए। तो कांग्रेस की यही मांग थी। कांग्रेस की क्या मांग थी कि भाई जो भारत के लोग हैं वो भी क्या है, ऊंचे ऊंचे पद पर जाना शुरू हो जाए। अगर भारत के लोग ऊंचे पद पर जाना शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रशासन पर हमारा कंट्रोल शुरू हो जाएगा और कैसे प्रशासन को डील करना ये हमारे लोग सीख जाएंगे। मतलब हमारे अंदर कैपेसिटी तो है, लेकिन अंग्रेज हमें आने दे तब तो, इसलिए हमारी मांग थी।
और उसने मांग की, कांग्रेस ने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी एग्जाम हो। वो बोल रहे थे कि लंदन में एग्जाम होती है सिविल सेवा की, भारत में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई लंदन की टिकट ही नहीं, पैसे ही नहीं है, तो कैसे जाओगे। आज भी हमारे देश में आज़ाद होने के बाद भी बहुत सारे लोग विदेश इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है। अब अगर ये बोला जाए कि सिविल सेवा की भर्ती ओपन कर दी गई, भारतीय भी लोग एग्जाम दे सकते हैं, और इंग्लैंड वाले तो देते ही थे, तो उन्होंने क्या बोल दिया अंग्रेजों ने कि भाई भारतीय लोग एग्जाम दे रहे हैं तो लंदन में एग्जाम होती है, लंदन में आके एग्जाम दो। अब हर एक आदमी तो नहीं दे सकता ना, पैसों की कमी थी, कैसे टिकट अरेंज करें, ज़मीन जायदाद बेच दे तब भी टिकट नहीं मिलती थी। तो इन्होंने बोला, कांग्रेस वालों ने बोला कि भाई देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग, आप भारतीय को इंटर तो कर ही रहे हो और भारत में ही शासन चलाना है, तो क्यों ना इलाहाबाद जैसी जगह, हमारे पास तो बहुत सारी थी, इलाहाबाद में शुरू भी किया गया था कि इलाहाबाद या कोई कलकत्ता में कहीं तो आप ये लंदन वाली परीक्षा यहाँ भी शुरू कर दो भैया, तो हम लोग भी यहाँ पे इंटर कर देंगे, और अगर हम लोग भी इंटर हो जाएंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो आर्थिक रूप से हम लोग थोड़े से परेशान हैं, तो वहाँ लंदन जा नहीं सकते। तो इसलिए हमने क्या बोला कि भाई परीक्षाएं जो है लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षाएं आयोजित की जाए, तब देखो रिजल्ट, फिर हम बताएंगे आपको कि भारतीयों में कितना दमखम है। लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम तो इंडिया में लेनी पड़ेगी ना, इसलिए भारत में पहली बार इलाहाबाद में इसकी एग्जाम लंदन के साथ साथ होने लगी। इसके अलावा और क्या मांग थी, उन्होंने एक अच्छी मांग लिखी थी कि शासन व्यवस्था में भारतीयकरण की मांग की गई थी। ये उभरता हुआ राष्ट्र जो कल्पना है, इसमें ये बार बार मांग की जा रही थी कि भाई जो शासन पद्धति अंग्रेज लोग अपना रहे हैं, उस शासन में अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा है जबकि भारतीयों की संख्या बिल्कुल न के बराबर है। छुटपुट भारतीयों को लिया गया था, लेकिन ये चाहते थे कि भारतीयकरण हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे अंग्रेजों से हम लोग सत्ता हथिया लेंगे, और जैसे अंग्रेज जो है देश छोड़ेंगे हमारे ऊपर एकदम से भार नहीं आएगा, वो भार हम कंधों पे उठा लेंगे। उसके लिए भारतीयकरण होना जरूरी है। ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां जो थी इंडिया में वो सब गोरे अफसरों के पास कब्जे में थी। इंडिया की बड़ी बड़ी जो अधिकारी थे, जितने भी थे, जो कुछ कर सकते थे, वो सब जो अथॉरिटी होती थी ना, कुछ करने की, विकास करने की, किसी को न्याय देने की, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था। तो भारतीयों को फिर क्या था, तो भारतीयों के लिए हम लोग भारतीयकरण की मांग कर रहे थे। अंग्रेज अफसर जो थे उनको भारी भरकम वेतन मिलता था। भाई अगर भारतीयों को वेतन मिलेगा तो भारत का भला होगा ना, हम हमारे देश में लगाएंगे। अब अंग्रेज को वेतन मिलेगा तो वो हमारे देश में क्यों खर्चा करेगा, वो क्या करेगा, सारा वेतन जो सैलरी भारी भरकम होती थी वो सब भेज देता था लंदन, इंग्लैंड। तो वेतन जो था वो एक बड़ा हिस्सा उसका ब्रिटेन भेजा जाता था। क्यों, क्योंकि उनको अपना देश का भला करना है। हर एक व्यक्ति से अपना देश जुड़ा ही है, हम लोग विदेश में रहेंगे भी तो भी हमारे देश के बारे में सोचेंगे, ये होता है। बहुत सारे लोग भारत से बाहर विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार तो इंडिया में है ना। अब वो कितना ही कमा ले, लेकिन एक हिस्सा तो कमाई का परिवार के लिए जरूर भेजते हैं। उस समय भी अंग्रेज अपनी कमाई का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, वो अपने परिवार को इंग्लैंड यानी लंदन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। उनको उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय अगर सेवाओं में आ गए तो जो पैसा हमारा जो हम लोग अंग्रेजों को दे रहे हैं और वो जा रहा है इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन जा रहा है, तो ये पैसा रुक जाएगा, भारत की संपत्ति भारत में रह जाएगी, तो हमें नुकसान कम होगा। इसलिए हम भारतीयकरण की मांग कर रहे थे। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। ये क्या चीज़ है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए? इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टर वगैरह जो लोग होते थे, जो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते थे या कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर जिनके पास होती थी, कानून बनाने की जिन अफसरों के पास शक्ति होती थी, न्याय भी अक्सर वही करते थे। तो उन्होंने बोला कि न्याय देने की सिस्टम अलग होना चाहिए जबकि प्रशासन का सिस्टम अलग होना चाहिए, तो आपको कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना ही पड़ेगा। ये भारतीयों की मांग थी। अब देखिए ये हमारी मांग आपको कहाँ दिखती है। हमने जब हमारे देश का संविधान बनाया तो आर्टिकल नंबर 50 आप पढ़ोगे ना, आर्टिकल नंबर 50, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, अलगाव। यानी देश में न्यायपालिका का काम करेगी, कार्यपालिका का काम करेगी। दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ये अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। तो ये शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत था जिसको फॉलो करना था, लेकिन अंग्रेज लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो हमारी मांग थी कि भाई ये तो अलग कर दो, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। भाई जो न्यायाधीश है वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला सकता है। शुरुआती साल में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। शुरुआत में कांग्रेस कुछ आर्थिक मुद्दे उठा रहा था। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो आपको जरूर पता होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में तो बताया था कि भाई कांग्रेस की जो जन्म हुआ था, जो गठन हुआ था, वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुआ था।
खुद अंग्रेजों ने अपने आप को बचाने के लिए बीच में एक दीवार खड़ी करने के लिए लोगों और उनके बीच में एक कांग्रेस जैसी एक संस्था रख दी थी कि भाई यह इनको न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन हुआ यह कि कांग्रेस खुद मुद्दे उठाने लग गया तो भारी पड़ गया उनके ऊपर। कांग्रेस ने शुरुआती साल में आर्थिक मुद्दे उठाए और भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस बात को माना क्योंकि आर्थिक मुद्दे इसलिए उठाए कि आप देश से लगान ले लेके सारी चीज़ें भेज रहे हो इंग्लैंड, सारी चीज़ें लंदन भेज रहे हो। इवन यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में तो जॉन सुलिवन साहब लिखते भी हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कुछ इस तरह की है जैसे कि कोई स्पंज होता है, एक स्पंज जो कि पानी को सोख लेता है और उसको कहीं भी जाके निचोड़ सकते हैं तो यहाँ का पानी सोख सकता है। ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था कुछ इस तरीके की है भारत में कि इन्होंने गंगा के तटों से पानी को सोख कर थेम्स नदी के तटों पर जाकर के निचोड़ दिया। गंगा के तटों से मतलब है भारतीयों का पैसा ले जाकर के इन्होंने सारा अंग्रेजों ने कहाँ डाल दिया, इंग्लैंड में डाल दिया। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई अंग्रेज खराब थे कि मुगल खराब थे कि सल्तनत काल खराब थी, तो आपका आंसर अंग्रेजों पर आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत से केवल पैसा लूटा ही लूटा है, देश में लगाया नहीं। लेकिन मुगल लोग जितने भी लूटते थे वो बाहर ले जाते थोड़ी ना थे, वो यही था। देश का पैसा देश में रहा था मुगल काल में, सल्तनत काल में देश का पैसा देश में रहा था। लेकिन अगर देश का पैसा कहीं बाहर तब गया जब अंग्रेज देश में आए, और इन्हीं के कारण देश में गरीबी, भूखमरी और ये जो बेरोजगारी और जो अकाल पड़ रहे थे सब अंग्रेजों की वजह से हुआ था। 1770 का अकाल भूल गए, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम का, मैंने आपको बताया भी था। 1770 का वो अकाल जिसमें 1 करोड़ के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई थी, खा गया था 1 करोड़ लोगों को। बंगाल के, अकेले बंगाल का 1/3 बंगाल जो है वो खाली हो गया था। सोचो कितनी ज़्यादा मात्रा में लोगों की संख्या में मृत्यु हुई होगी। नेक्स्ट है कि अनाजों में भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया। अंग्रेजों को चाहिए था मुनाफा, उन्होंने क्या किया, इंडिया से फसलें उगाई, सारा की सारी अनाज जो है बाहर भेज दिया। जबकि वो बाहर नहीं भेजते और इंडिया में रहने देते तो हमको खाने को मिल जाता। खाने तक के हालात खराब हो गए थे भारत के, क्योंकि अनाजों का भारी मात्रा में निर्यात हो रहा है। अब यार हम हमारे देश में उगाते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे देश के लोगों के लिए उगाएंगे, हमें क्या पड़ी है कि हम दूसरे देश के लिए उगाएंगे। भाई हम तो, हमारा देश जो है कृषि प्रधान, इसलिए नहीं कहते कि भाई कृषि की चीज़ें उगा करके हम लोग बेच रहे बाहर। हमारे यहाँ पर कृषि तो की जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर भी तो हैं। सभी लोगों का पेट कृषि पालती है, तो हमें अनाज अगर निर्यात नहीं करना है तो फिर हम लोग देश में हमारा खाद्य संकट पैदा नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों ने मुनाफा देखते हुए इन फसलों को बाहर भेजना शुरू किया, और बाहर भेजने की वजह से क्या हो गया, हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की मांग थी कि भाई अंग्रेजों का लगान की जो कीमतें वो भी काफ़ी हाई है, उच्च लगान वसूल करते हैं, जिसकी वजह से खाली किसान ही नहीं जबकि जमींदार और साहूकार लोग भी परेशान हो गए थे। इतने ज़्यादा इन लोगों ने, भले ही अब देखो क्या, नेचर तो अपना काम कर देता है। जरूरी कि जो इस साल बारिश हुई अगले साल भी होगी, और इस साल जो फसलें हुई अगले साल भी होगी। फसलें हो ना हो, बारिश हो ना हो, अंग्रेजों का लगान कॉन्स्टेंटली था, वो कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे थे, और बढ़ा देते थे, कम तो नहीं करते थे। तो अंग्रेजों के इस लगान व्यवस्था की वजह से परेशान था पूरा देश, इसीलिए कांग्रेस ने आवाज़ उठाई कि भाई बंद करो या कम करो इसको। तो लगान को कम करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। ये आर्थिक मुद्दे उनने उठाए। शुरुआत में कांग्रेस आर्थिक मुद्दे इसलिए उठाए थे क्योंकि कांग्रेस ने ऑब्जर्वेशन लिया था कि भाई यार देश का जो है, देश में समस्या, देश को आज़ादी दिलाना है, ये तो हम अभी सोच नहीं रहे। हम सोच रहे देश के संकट क्या क्या है, गरीबी, भूखमरी, ये अकाल वकाल पड़ रहे, तो ये आर्थिक संकट चल रहा था, इससे कैसे उभरा जाए। इसका मेन जो कारण था वो अंग्रेजों का निर्यात पद्धति थी, अंग्रेजों का लगान वसूल करने के तरीके थे, इसमें बदलाव किए जाए। सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान किए जाए। देखिए एक तरफ तो आप हमसे बहुत ज़्यादा लगान ले रहे हैं, ये कांग्रेस का मानना था। एक तरफ तो अंग्रेज हमसे बहुत ज़्यादा लगान मांग रहे हैं, और ऊपर से क्या है कि कृषि के लिए कुछ कर भी नहीं रहे, सिंचाई व्यवस्था नहीं, हम लोग कैसे लगान भर दें। इसलिए हमारी मांग ये थी कि कम से कम अंग्रेज लोग सिंचाई के लिए कुछ तो करें, हमारे लिए कुछ अनुदान ही दे दे, कम से कम सिंचाई के लिए कुछ व्यवस्था कर ले, कुएं खुदवा ले, नलकूप लगवा ले, या बांध ही बनवा दो, भाई हम लोग कुछ तो करेंगे, आपको लगान चाहिए दे देंगे, लेकिन हमारी प्रोडक्शन तो हो, हमारी फसलें तो उगे। तो फसलें नहीं उग पा रही थी, इसलिए कांग्रेस ने क्या बोला कि भाई कांग्रेस की मांग थी कि यार आप जो है सिंचाई में जो है आप मेहनत करिए, सिंचाई में जितना भी हो सकता है अनुदान दीजिए, ताकि हमारे देश के लोग कुछ अच्छा कर पाए। पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। देखिए अब लोगों का ये मानना था, शुरुआत में क्या हुआ, जब कांग्रेस बनी तो उसकी आलोचना भी बहुत हुई, इनको अंग्रेजों का एजेंट कहा जाने लगा था, और ये कहा जाने लगा था कि केवल ऊंची जातियों का संस्था है, ये तो हमारे कुलीन वर्ग का संस्थान है, गरीबों के लिए नहीं छोड़ेगा, सोचेगा भी नहीं।
लेकिन अंग्रेज ये पढ़े लिखे संपन्न घराने के लोग थे, कांग्रेस के सारे के सारे। अगर आप जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू साहब के बारे में पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़े वकील थे, वो पर केस की बहुत सारी फीस लेते थे, लाखों रुपए फीस होती थी उन लोगों की, उस समय बहुत कमाते थे, लेकिन फिर भी उनने देश के बारे में सोचा। अब ये कहना कि भाई पढ़े लिखे संपन्न लोग, बड़े बड़े घराने के जमींदार लोग, ये क्या हम गरीब के बारे में सोचेंगे, लेकिन उन्होंने केवल अमीरों के लिए नहीं सोचा, पूरे देश के लिए सोचा। ये कहना चाह रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति, जमींदार हो या पेशेवर कोई वकील हो या घर घराने से संपन्न राजघराने के लोग ही क्यों ना थे, सारे लोग कांग्रेस में आ गए। लेकिन ये लोग केवल अमीरों की बात नहीं सोच रहे थे, ये तो गरीबों के लिए भी तो सोच रहे थे। अगर ये गरीबों के लिए नहीं सोचते तो क्यों मांग उठाते ये अपने लगान कम करने की। अगर कांग्रेस गरीबों के लिए नहीं सोचती तो सिंचाई के लिए अनुदान की मांग ही क्यों करती, अनाज संकट पर बात ही क्यों करती। कोई अमीरों को तो अनाज का कोई समस्या ही नहीं है, वो तो पैसे देके खरीद सकते थे। मेन मुद्दा गरीबों का था और उसके लिए कांग्रेस सोच रही थी। शुरुआत में उसने आर्थिक मुद्दों को उठा करके ये जो गरीब तबके थे उनका विश्वास हासिल करने का प्रयास किया। मध्यम वर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत करना चाहते थे। ये मध्यम मार्गी जो नेता है, क्षमा करें मैंने मध्यम वर्गीय बोल दिया, मध्यम मार्गी जो नेता थे, मध्यम मार्गी नेता मतलब कांग्रेसी, कांग्रेस के जो नेता थे ये ब्रिटिश शासन के जो अन्यायपूर्ण चरित्र है उनका, वो लोग वो बताना चाहते थे भारत की जनता को कि जिस ब्रिटिश शासन को आप माई बाप समझ रहे हैं वो ब्रिटिश शासन का चरित्र गड़बड़ है। और गड़बड़ है मतलब ये अन्यायपूर्ण चरित्र है इनका। अन्यायपूर्ण बोले तो ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये आपसे लगान मुंह मांगा वसूल कर रहे हैं, आपकी जमीनें जब्त कर रहे हैं, बहुत सारे तो कानून लेकर के आ गए थे अंग्रेज। इसीलिए इन कांग्रेस के मध्यम मार्गी नेताओं ने भारत के लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़े। उन्होंने अखबार निकाले। सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया था, 20वीं सदी का सबसे ज्यादा फायदा यही मिला। क्यों? क्योंकि उस समय जो है मीडिया आ गया था। मीडिया बोले तो ये अखबार वाला, इतना ज़्यादा अखबार छपने लगे थे, इतनी ज़्यादा आलोचना होने लगी थी। क्योंकि अब हम लोग आलोचना कर ही रहे थे लगातार अंग्रेजों की नीतियों के बारे में, कमियों के बारे में। राष्ट्र को जागरूक करने तक के लिए हम लोगों ने पत्र पत्रिकाएं छापी, क्योंकि भारत में लोग पढ़ना लिखना जानते भी थे। जो लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, वो रीजनल भाषा भी जानते थे। तो धीरे धीरे पत्र पत्रिकाएं छपना शुरू हुई। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे। कांग्रेस ने यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। ये पेपरबाजी के माध्यम से, पेपरबाजी मतलब होता है पेपर में भर भर के लिख देना एक ही मुद्दे के बारे में। बार बार ये अंग्रेजों के आर्थिक चरित्र की बात कर रहे हैं। अब मैं इसलिए इसमें बार बार अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, क्योंकि शुरुआती साल में कांग्रेस आर्थिक मुद्दे तो उठा रही थी। उन्होंने बोला कि भाई ये जो अंग्रेज है ना, ये इस तरह की नीतियाँ चलाएंगे ना तो हमारा देश आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, ये इनके अंदर मानवता की कोई ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश से लूट रहे हैं, लूट के भर रहे हैं तिजोरियाँ, और सारी की सारी पैसा कहाँ जा रहा है, घूम के इंग्लैंड, लंदन, यूरोप में भेजा जा रहा है। तो हम लोग तो खाली हो रहे हैं ना, ये देश को खाली करते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान जरूर करते हैं। ये कांग्रेस के लोगों का मानना था कि अंग्रेज भले ही कैसे अत्याचारी या अन्यायपूर्ण हो, लेकिन वो स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। इसलिए तो उन्होंने न्यायपालिका वाला सिस्टम इंडिया में लगाया था। न्यायपालिका को लेकर आने वाले ही अंग्रेज थे। तो ये मानना था उनका, भले ही वो स्वतंत्रता के हिमायती थे या न थे, लेकिन न्याय के तो थे। इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए उनने बोला कि ये मुद्दे उठा लो, ये न्याय संगत भी लग रही, सही लग रहा है, क्योंकि अंग्रेज हर मांग को तो नहीं मानते थे, लेकिन उस मांग को तो मानेंगे जो न्याय संगत, मतलब सही मांग जो लग रही है कि यार जेन्युइन चीज़ें कि भाई किसान परेशान हो रहा है, हमारे लगान की वजह से परेशान है, हम लगान कम कर लेते। ऐसी हमारी इच्छा थी कि अंग्रेज शायद सुन लेंगे हमारी बात, लेकिन अंग्रेजों ने सुनी नहीं। कुछ हद तक सुनी, कुछ हद तक अनसुनी कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारे जो वीडियो आपको मिल रहे हैं रोज़, अगर आपको परेशानी हो रही है कि आपको यूट्यूब पर सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे वीडियो होने की वजह से आपको हो सकता है कि हमारे वीडियो सीक्वेंस में ना मिले, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी तो है। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है magnetbrains.com। आप जैसे हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा आपका टॉप कोर्सेस एक्सप्लोर करने का मौका। और आप यहां पर CBSE क्लास 7 से क्लास 12 हिंदी मीडियम का ऑप्शंस पर जाइएगा, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी क्लास का ऑप्शन आ जाए, क्लास 8।
जो आप पढ़ना चाहते हैं। क्लास 8 को करिए क्लिक और सीधा पहुंच जाइए उस टीचर के पास जो आपको पढ़ाने वाला है कक्षा 8वीं। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे हैं सारे के सारे जो भी आपके 8वीं कक्षा के हैं। मान लो मुझे भाई पढ़ना इतिहास, तो मैंने इतिहास पर क्लिक कर दिया। इतिहास के नीचे लिखा हुआ ना वॉच नाउ, वॉच नाउ पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने इतिहास से संबंधित जो भी चैप्टर है इतिहास में, वो वॉच ऑल वीडियो में आपको सीक्वेंस में नीचे एक एक दो दो करके सब कुछ मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीक्वेंस में मिलेंगे, सीक्वेंस नहीं टूटेगा। हमने दोस्तों सारे वीडियो बना दिए, हम एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप अपनी एनसीईआरटी किताब खोलिए, टॉपिक मिलाइए, पढ़िए, अपनी कक्षा में टॉप कर सकते हैं आप। और यहाँ पर लिखे हुए लेक्चर पर जैसे आपने क्लिक किया वैसे ही आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। कब, कैसे, कहाँ, ये इतिहास का हमारा पहला चैप्टर है क्लास 8 का। अब आप इसको पढ़िए, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे अपने नोट्स बनाइए, क्लास में टॉप करिए। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।